तो स्टार्ट करें। संचित भी आ गया। हेलो। संचित अग्रवाल, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तौसीफ। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं ना, 5 लोग हो गए, बाकी लोग देख। चलिए, पीपीटी दिख रही है आप लोगों को? यस सर। चलिए, कल मैंने आप लोगों को जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में समझा दिया था, तो समझ में आ ही गया था आप लोगों को, है ना? तो मैंने एक दो क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, वो हो गए या उसमें कोई डाउट है? बोलो बेटा, कोई डाउट है उसमें? हेलो आनंद, क्या सर हो गए? आसिफ। हाँ, वो जो था ना, वन टी अपॉन वन माइनस टी दिया था, यस 3 सर। प्लस 4t का होल स्क्वायर निकल आया उसका। यस सर। यस सर। चलिए तो फिर हमें ना सीधे सोल्यूशन पे पहुंचते हैं, रिकरेंस रिलेशन के विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। तो सोल्यूशन ऑफ रिकरेंस इक्वेशन या डिफरेंस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। अब तो बड़ा आसान है इससे भी सोल्यूशन निकालना। तो हमारे पास 3 तरीके हो जाएंगे, 3 मेथड्स हो जाएंगे रिकरेंस या डिफरेंस इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने की। कौन सा? विद द हेल्प ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म, जो सेकंड यूनिट में कराया था। फिर उसके बाद हमने ये फोर्थ यूनिट में जो सेकंड मेथड कराया, जनरल मेथड, जिसमें हमें होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस की पहचान करके उसका सोल्यूशन निकालना है। बोलिए, यस। जवाब देते, है ना? जवाब देते जाइए। और तीसरा ये मेथड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शंस। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे सीधा समझाते हैं। बस आपको जो कल मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें जनरल टर्म, मतलब हमें अगर जनरेटिंग फंक्शन दे रखा है, नोट में मैं दोबारा लिख देता हूं इस चीज को। इफ वी हैव अ जनरेटिंग फंक्शन gt इज ऑफ टाइप, इस टाइप का हो, मान लीजिए, जो कल मैं बता रहा था, 1/1 माइनस जेड टी। दिख गया ये आपको? जेड क्या है? कोई भी इंटीजर है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है। वेयर जेड इज एनी कांस्टेंट, कोई जरूरी नहीं इंटीजर ही हो, मतलब कोई भी नंबर हो, एनी नंबर और सर कांस्टेंट। पॉजिटिव ही होना चाहिए ना सर, लेकिन तो नहीं, पॉजिटिव ऐसा कोई इंटीजर। जरूर नहीं। नहीं, जेड हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, और एनी कांस्टेंट। कोई जरूरी नहीं है इंटीजर ही हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। देन तब हम उसका जो करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ए आर निकालते हैं। देन द करस्पॉन्डिंग जनरल टर्म
या जनरल टर्म को हम सीक्वेंस ही बोल सकते हैं, ए आर, वो है किससे दिया जाएगा, इज गिवन बाय, तो हम लिखते हैं ए आर, दैट इज ए बोलिए। संचित दिखाई देगी, आसिफ यस सर। दिखाई देगी, ए आर इक्वल टू Yes, जेड sir. पावर आर, ठीक है। यस सर। अनंत, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर, यस सर। चलिए, तो जवाब नहीं दे रहा। चलिए, तो अब क्वेश्चन से सीधे समझाते हैं कि हम कैसे सॉल्यूशन निकालना है। तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जनरेटिंग फंक्शन का तो हमें आइडिया है ही। सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन ठीक है। और इक्वेशन है हमारे पास ए आर -7 ए आर -1 प्लस 10 ए आर -2, 10 a r -2 equal to 0 with initial conditions a not equal to 3 and a1 equal to 3, ये दोनों ही 3 3 दे रखे, फुल स्टॉप। दिख गया ये क्वेश्चन सबको? यस सर। चलिए, तो गिवन इक्वेशन है ए आर -7 ए आर -1 प्लस 10 ए आर -2 इक्वल टू 0, इसको नंबर 1 मान लीजिए। दिख गई नंबर 1? यस सर। अब इस इक्वेशन को डिफाइन करेंगे हम। देखिए, ए आर -7 ए आर -1 और 10 ए आर -2 में सबसे छोटा आर -1 और आर -2 में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? AR -2। आर -2, मैं इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस। ये आर -2 सबसे छोटा है, तो यहीं पे हम डिफाइन कर देंगे कि आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। दिखाई दिया है? यस। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे छोटी वैल्यू को ही हमें पॉजिटिव बनाना है, तो बाकी बड़ी वैल्यू अपने आप पॉजिटिव। जो सफिक्स है यहाँ पर आर, आर -1, आर -2, इसमें कंडीशन होती है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी, तभी ये सफिक्स पॉजिटिव बना रहेगा। अगर मैं आर की वैल्यू 1 ले लेता तो ए आर की वैल्यू 1 पे ये पॉजिटिव हो जाता, आर -1 पर चलिए 0 हो जाता। लेकिन ए आर -2 में जब आर की वैल्यू 1 रखता तो ये ए -1 हो जाता, तो नेगेटिव। और ये नेगेटिव के लिए हम डिफाइन नहीं करते हैं। मतलब ये जो मेथड हम जनरेटिंग फंक्शंस का लगाते हैं, पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही लगाते हैं सफिक्स में। आ गई बात समझ में? एक कंडीशन होती है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसलिए यहाँ पर पहले डिफाइन करना पड़ता है कि आर जो है यहाँ पर या तो 2 हो सकता है या 2 से बड़ा ही हो सकता है। मिनिमम वैल्यू उसकी 2 हो सकती है। क्लियर हुई बात ये सबको? दीपक? यस। यस सर। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में जो हमने आपको जनरेटिंग फंक्शन का जो जनरल फॉर्मूला बताया था, वो मैंने कहा था कि एक सीक्वेंस होता है जनरेटिंग फंक्शन में, साइड में लिख रहा हूं। और ये किससे एक्सप्रेस किया जाता है? समेशन आर की वैल्यू 0 से इंफिनिटी ए आर टी पावर आर से, जिसको कि मैंने कहा था कि सीक्वेंस
को अगर हम सीरीज फॉर्म में लिख दें तो वो हमारा क्या होता है, एक जनरेटिंग फंक्शन होता है। यानी कि a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर a3t क्यूब अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। बोलिए, ये मैंने एक्सपेंड कर दिया इसको, समीशन को लिखा है राइट हैंड साइड में। यस सर। यही तो बताया था जनरेटिंग फंक्शन सम सीरीज फॉर्म में है सीक्वेंस का। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन 1 की हेल्प से जनरेटिंग फंक्शन बनाएंगे, जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से जो राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइड में t पावर r से मल्टीप्लाई करके समीशन ले लेना है। और r की वैल्यू हमें डिफाइंड है 2 से लेकर, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 2 ही हो सकती है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले डिफाइन कर दिया r हमने। तो r की वैल्यू 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। नाउ टेकिंग summation from r equal to 2 to infinity, पहले मल्टीप्लाई कर दो, एक लाइन और लिख दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी तो करना है, तब समीशन लेना है। नाउ मल्टीप्लाई बाय t पावर r and taking summation from r equal to 2 to infinity in first। दिखाई दे गया ये सबको? यस तो अब देखिए ए आर में टी पावर आर का मल्टीप्लाई करिए और अब इसका समेशन ले लीजिए। आर की वैल्यू हमने कहा 2 से लेकर इंफिनिटी। दिखाई दे गई ये टर्म फर्स्ट वाला? यस यस सर। हाँ, सेकंड टर्म है 7 माइनस 7 ए आर माइनस 7 कांस्टेंट है, तो समेशन से बाहर रख लीजिए इसे। और समेशन आर की वैल्यू 2 से लेकर इंफिनिटी ए आर माइनस 1 इंटू टी पावर आर। दिखाई दे गया सेकंड टर्म? यस प्लस थर्ड टर्म में भी ऐसी मल्टीप्लाई करिए और समीशन लीजिए। 10 कांस्टेंट है, समीशन से बाहर रख लीजिए। समीशन आर की वैल्यू 2 से लेकर इंफिनिटी ए आर माइनस 2 इंटू टी की पावर आर। ये थर्ड टर्म हो गया, ठीक है? यस लिखा? अच्छा, और राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो है। जब जीरो में टी पावर आर का मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन लेंगे तो वो जीरो ही बना रहेगा राइट हैंड साइड, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बोलिए, क्योंकि जीरो सभी चीजों को जीरो बना देता है मल्टीप्लाई करने पर। यस सर। इसलिए राइट हैंड साइड जीरो रहेगी। तो अब हमें क्या करना है, जो जीटी है समीशन आर इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ए आर टी पावर आर में कन्वर्ट करना है, तभी ये जीटी में कन्वर्ट होगा जनरेटिंग फंक्शन में। बोलिए, अभी जो हमारा फर्स्ट टर्म है आर इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको जीटी में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपेंड कर लेंगे थोड़ा सा सभी तीनों टर्म को। तो पहला टर्म देखिए आर इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट टर्म में देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट पर आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो a2 से स्टार्ट होगा इंटू टी पावर 2 प्लस आर की वैल्यू 2 के बाद 3 रखेंगे a3 टी पावर 3। इसी तरीके से टर्म चलते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। दिखाइए, यस इसी तरीके से सेकंड टर्म को एक्सपेंड करिए, 2-3 टर्म लिख लीजिए। 3 टर्म लिखते हैं वैसे, 3 टर्म सीरीज किसी भी सीरीज को दिखाने के लिए मिनिमम 3 टर्म होने चाहिए, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हमारा a1 हो जाएगा इंटू टी की पावर 2 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट रखेंगे आर की वैल्यू 3 तो a2 टी पावर 3 प्लस नेक्स्ट रखेंगे आर की वैल्यू 4 तो a3 टी पावर 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है ये? यस थर्ड टर्म को भी इसी तरह से एक्सपेंड करिए। तो आर की वैल्यू 2 रखिए a0 टी पावर 2 प्लस नेक्स्ट वैल्यू 3 रखेंगे तो a1 टी पावर 3 प्लस नेक्स्ट वैल्यू 4 रखेंगे a2 टी पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। दिस इज इक्वल टू 0।
दिख गया? Yes. चलिए, तो अब हम टॉप को मैं इरेज कर रहा हूँ, वहां से नीचे स्पेस नहीं है इतनी, इसको फर्दर सॉल्व किया। अब हम यहाँ से जीटी में इसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सीरीज मुझे मालूम है जीटी की a0 a1t प्लस a2t स्क्वायर ये होती है, तो ये इसको बना लेंगे तीनों टर्म को, कुछ टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। ये आपको तरीका बताइए। हेलो सर। हाँ जी, सर ये पूछ रहे थे कि ये सीरीज को बनाते कैसे हैं? अभी बना रहा हूँ ना। ये सीरीज जो है मैं अभी एक्सपेंड की है मैंने। ये तो बस r की वैल्यू 2 3 4 5, r की वैल्यू 2 से लेकर इन्फिनिटी है, तो वो मैंने कुछ टर्म उसमें रख के, पहले 2 या 3 टर्म रखकर इसको एक्सपेंड कर की फॉर्म में दिखा दिया है। जैसे ये वाला मैंने फर्स्ट वाला टर्म ये था एक्सपेंशन फॉर्म में, सेकंड वाला ये एरो से दिखा रहा हूँ मैं, ये सेकंड टर्म का एक्सपेंशन है, ये थर्ड टर्म का एक्सपेंशन है। दिखाई दिया? देखिए, हाँ हाँ सर, वो तो दिख गया, लेकिन सर ये मैं पूछना चाह रहा था सर कि इसमें मतलब वो कैसे जाने कि इसको इतना टर्म में मतलब एक्सपेंड करना है? कम से कम 3 टर्म रखिए, पहले 3 टर्म मैंने फर्स्ट में ना 2 ही टर्म लिखी है, इसलिए शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। एक टर्म और लिख लीजिए, स्पेस कम होने की वजह से 3 टर्म तो लिखिए, जिससे कि हमें दिखाई दे ना टर्म क्या है। तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म होगा a4 t पावर 4 एंड सो ऑन। ये मैंने चेंज कर दिया, पहले 3 टर्म r की वैल्यू 2 3 4 पे रखने पर मिल गए। अब ठीक है? सर ये फिक्स नहीं है? क्या सर जी ये कह रहे हो? जीटी के बारे में शायद पूछ रहा है सर, जीटी के बारे में शायद। जीपी मैंने कहा ना आपको, ये जो सीरीज है जीटी, ये मैंने लिखा है राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम पर। कल लेक्चर अटेंड किया था मेरा तुमने? हाँ सर, थोड़ा लेट अटेंड किया था। तो बस यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए समझ में नहीं आ रही है। अब ये जीटी इक्वल टू मैंने राइट हैंड साइड में जो है ना बॉक्स में लिखा है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। जीटी इक्वल टू समेशन आर की वैल्यू 0 से इनफिनिटी ए पावर ए आर टी पावर आर होता है। ठीक है? यस सर। तो ये सीरीज जो मैंने एक्सपेंशन फॉर्म में लिखी है, इसको मैं इसी में कन्वर्ट कर दूंगा जो राइट हैंड साइड में मैंने बॉक्स बनाया है। देखिए कैसे करूंगा मैं। पहला टर्म मुझे चाहिए a0, जबकि जो फर्स्ट एक्सपेंशन आ रहा है वो a2t स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसमें a0 ऐड कर देता हूं। तो दूसरा टर्म भी गायब है इसमें। दूसरा टर्म क्या होना चाहिए? a1t होना चाहिए, तो a1 इंटू टी भी मैं ऐड कर देता हूं। ये 2 टर्म ऐड करने के बाद इतने ही टर्म मुझे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से। यस। तो a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर, आगे के टर्म में वैसे ही लिख देता हूं जैसे इसमें एक्सपेंशन में मैंने दिखाए हैं, इन प्लस a3t क्यूब प्लस a4t पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और यही टर्म मुझे माइनस भी करने पड़ेंगे। a0 मैंने ऐड किया था तो a0 सब्ट्रैक्ट भी किया, a1t मैंने ऐड किया था तो a1t सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये फर्स्ट एक्सपेंशन मैंने ऐसा लिख लिया। दिखाई दिया सबको? यस सर। ये मैं यस। दिखा देता हूँ, ये 2 टर्म मैंने ऐड किए थे, यही 2 टर्म मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, अंडरलाइन कर दिए। दिख गए सबको? यस। सेकंड एक्सपेंशन पे आ जाइए। सेकंड एक्सपेंशन a1t स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको मालूम है a1 के साथ t आना चाहिए। राइट हैंड साइड पे देखिए, a1 के साथ t आना चाहिए, जबकि a1 के साथ इस एक्सपेंशन में t स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं क्या? t कॉमन ले लेते हैं पहले, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन हमें एज इट इज चाहिए जैसा जीटी के लिए होता है। तो t कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा? a1t प्लस a2t स्क्वायर। बोलो, ये रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? यस सर। टी स्क्वायर भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन उससे हमें नुकसान हो जाएगा अगर टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। क्या नुकसान होगा? जो एक्सपेंशन हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा जो राइट हैंड साइड पे मैंने लिखा है। इसलिए केवल टी कॉमन लेंगे। यस सर। जब टी कॉमन लेंगे तो इसमें a0 ऐड करेंगे, क्योंकि a0 गायब है इसमें। हाँ, तो a0 मैंने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट मैं लास्ट में करूंगा। प्लस अब फर्स्ट टर्म जो एक्सपेंशन का है a1t, टी तो मैं कॉमन ले चुका, प्लस a2t स्क्वायर प्लस a3t क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, और माइनस a0 और कर दिया क्योंकि मैंने a0 ऐड किया था। देखिए अब ये सेकंड टर्म को मैंने बैलेंस करके लिख दिया। दिख गया? यस। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब थर्ड टर्म पे आते हैं। थर्ड
थर्ड टर्म में a0 के साथ कोई भी t की पावर नहीं होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे t की पावर 2 आ रही है, तो t पावर 2 पहले कॉमन ले लेते हैं थर्ड टर्म में से। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सही तरीके से मैं लिखता हूँ इरेज करके। 10 तो है ही, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन लिया? क्योंकि मुझे a1 a0 जो है फ्री करना है, उसमें कोई भी t की पावर नहीं आती। तो a0 अब देखिए कॉमन ले लिया टी स्क्वायर, तो a0 अंदर रह गया प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसमें कोई भी टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, और राइट हैंड साइड में 0। दिख गया सबको? यस थर्ड टर्म, बोलिए कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब देखिए जो फर्स्ट टर्म है इसी में, तो ये हमारा a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, तो ये gt बन गया। ये तो gt है, जनरेटिंग फंक्शन है। माइनस a0 और माइनस a1t, ये टर्म दो टर्म एक्स्ट्रा थे, वो मैंने इसके साथ लिख दिए। फर्स्ट टर्म में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है, दिख गया? यस सेकंड टर्म पे आ जाइए, 70 बाहर है ये। अब देखिए सेकंड टर्म में a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर प्लस a3t क्यू अप टू एंड सो ऑन इंफिनिटी, ये हमारा gt हो गया माइनस a0। माइनस a0। दिख गया ये? देखो यस सर। थर्ड टर्म 10t स्क्वायर, और ये तो पूरा a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, थर्ड टर्म तो gt है ही, और इक्वल टू 0 राइट साइड में। इरेज कर देते हैं। बहुत इजी स्टेप्स हैं, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है। ये इनिशियल कंडीशन याद रखना है, a0 की वैल्यू 3 दे रखी है और a1 की वैल्यू भी 3 दे रखी है, दोनों ही वैल्यू 3 दे रखी है। तो अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए a0 और a1 की, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है। अब gt जो टर्म है उनमें से मैं सब में से gt कॉमन ले ले रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा gt कॉमन ले ले रहा हूँ। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? पहले का 1 बचा, दूसरे का -70 और तीसरे का 10t स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया। बोलिए दिख गया? यस और ये फिर जो टर्म बाकी के रह गए a0 माइनस a1t प्लस 7a0t इक्वल टू 0। बोलिए बाकी जो बचे हुए टर्म में लिख दिए। अब आप पुट कर दीजिए जो इनिशियल कंडीशन दे रखी थी, a0 की वैल्यू भी 3 दे रखी थी और a1 की वैल्यू भी 3 दे रखी है। तो gt ब्रैकेट के अंदर 10t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 1 माइनस a0 3 लिख दीजिए, a1 3 लिख दीजिए इंटू t प्लस 7 D1 इंटू 3 t इक्वल टू 0। ठीक है, यस नेक्स्ट लाइन में gt ब्रैकेट के अंदर 10t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 1 माइनस 21t माइनस का 3 और प्लस का 21 माइनस 3 कितना हुआ? 18t 18t इक्वल टू 0। ठीक है, यस चलिए तो अब इसमें gt निकाल सकते हो। gt आ गया हमारे पास। अब जब gt आ जाएगा तो उसका करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस लिख देंगे ar, तो वही सोल्यूशन हो जाएगा। ar ही तो सोल्यूशन हो निकालना है भाई यहाँ पर। यस लेकिन अभी हमें इसमें कुछ स्टेप्स और करने पड़ेंगे, देखिए कैसे। तो gt इक्वल टू आया, इसको -3 को प्लस 18t को राइट हैंड साइड में ले जाइए, 3 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 18t, और डिवीजन में क्या आ जाएगा? 10t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 1, ये हमारा gt आ गया।
अब आप थोड़ा आइडिया दे सकते हो कि यहाँ से GT से हम AR यानी कि जो करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस है वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि वही तो सोल्यूशन होगा। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे, तभी हम जो है AR लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। डायरेक्टली इसे देख के नहीं लिख सकते अभी, क्योंकि जो नोट में मैंने लिखाया उस फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पर, और वो हमारा एक कैसा है, डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन है। तो पहले 3 ऊपर से कॉमन लेना चाहो तो कॉमन लो, 3 1 माइनस 60, और नीचे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर आप करना जानते हो, 10 के फैक्टर करिए, ऐड करने पर 7 आए, तो कितना हो 5 जाएगा, हाँ 5 5 2 और 2, और 5 और 2 जो है 7 होते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं 2t माइनस 1 इंटू 5t माइनस 1। बोलिए, देखिए ये तो फैक्टर यस होंगे सर। इसके। yes, और अब इसके हमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। बता सकते हो इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे? दोनों ही लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में, तो पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्टकट भी आपको पता होगा लीनियर फैक्टर के केस में, 12th में पढ़ा होगा, याद है किसी को? b संचित? upon 2t minus 1 plus b upon minus b तो 1 upon 5 माइनस 60 मैं लिखना दिखा देता हूँ कैसे लिखते हैं। जब भी हमारे डिनोमिनेटर में लीनियर, एक तो पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा ही प्रॉपर में होता है, ये ध्यान रखना, यानी कि ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम होनी चाहिए। और लीनियर के केस में तो बहुत ही आसान रहता है, a अपॉन 2t माइनस 1 प्लस b अपॉन 5t माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा yes है। sir अब यहाँ पे जो एलसीएम है राइट हैंड साइड में वो और ले लीजिए। एलसीएम आ गया 2t माइनस 1 इंटू 5t माइनस 1, और ये एक्सप्रेशन बना a इंटू 5t माइनस 1 प्लस b इंटू 2t माइनस 1। ठीक है, दिख गया? yes sir अब ये 2t माइनस 1 5t माइनस 1 कैंसिल कर गया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आया 1 माइनस 6t इक्वल टू a इंटू 5t माइनस 1 प्लस b इंटू 2t माइनस 1। ठीक है, yes अब हम शॉर्टकट ऐसे लगाते हैं, वैसे तो कंपैरिजन करते हैं कोफिशिएंट्स का, लेकिन यहाँ पे yes शॉर्टकट कैसे लगता है लीनियर के केस में, हम 5t माइनस 1 को, जो फैक्टर है 5t माइनस 1 को, इसको 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5। 1 upon दिख गई सबको? yes और ये वैल्यू यस वापस सर। इसी एक्सप्रेशन में रख दीजिए, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो t की वैल्यू 1/5 रख दीजिए तो इसी एक्सप्रेशन में। तो जैसे ही मैं t की वैल्यू 1/5 रखूंगा तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 5t माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। t की वैल्यू 1/5 रखी तो 5 से 5 कट गया, और -1 ये है, ये +1 -1 कैंसिल कर देगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया फर्स्ट टर्म। बोलिए, समझ में आ गई बात? और सेकंड टर्म में भी t की वैल्यू 1/5 रख दी। दिख गई सबको? yes sir तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड माइनस का 1/5, राइट हैंड साइड में आ गया आपका 2/5 -1, एलसीएम लेके 5, तो माइनस का 3/5 इंटू बी। तो बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से बी की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। 1 upon 3 जब अब बी की वैल्यू, इसी तरीके से सेकंड वाला फैक्टर 2t माइनस 1 को 0 के बराबर पुट कर दीजिए, और मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ t की वैल्यू हाफ रखेंगे, जब 2t माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो t इक्वल टू हाफ हो जाएगा, और इसे एक्सप्रेशन में रखेंगे तो a की वैल्यू मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कितनी आएगी। आप बता सकते हो a की वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल A की वैल्यू, t की वैल्यू हाफ रखी इसी एक्सप्रेशन में, 1 माइनस 6t इक्वल टू a 5t माइनस 1 इंटू b 2t माइनस 1। करके दिखाऊं फिर क्या मैं ऐसे, आप बता नहीं पा रहे हो ना इसलिए। नहीं सर कर लेंगे तो मुझे बताओ ना कैपिटल A की वैल्यू क्या आ रही है, a इंटू 5t यानी कि 5/2 -1, और सेकंड टर्म तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैं
प्लस 0 लिख दे रहा हूँ। तो से ये 3 बार तो -2 आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में ये वैल्यू माइनस का -3/2 आ गया इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 4/3 आ गई। तो ए की वैल्यू 4/3 और बी की वैल्यू 1/3। तो लिख दूं मैं अब इसे राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो GT इक्वल टू 3 और बाकी 1 - 60/2t - 1 5t - 1 ये ब्रैकेट में a अपॉन यानी कि 4/3 इंटू 2t - 1 प्लस 1/3 इंटू 5t - 1। ठीक गया? बोलिए। यस यस सर। अब 3 ब्रैकेट खोल दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 डिनोमिनेटर में कट जाएगा, तो 4/2t - 1 प्लस 1/5t - 1 ये आ गया। बोलिए। यस अब इसको हमें जो मैंने नोट लिखा था उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में 1/1 - ZT की फॉर्म में लिखना है इसे। तो लिखेंगे 4 माइनस कॉमन ले लीजिए, तो -4/1 - 2t। इसी तरह से सेकंड टर्म में भी माइनस कॉमन ले लीजिए, 1/1 - 5t। क्योंकि मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो हमारा 1/1 - ZT है। तो यहां से विच इंप्लाइज AR क्या हो जाएगा, देखिए -4 तो आना ही था, वो तो लिख दिया। अब 1 -4 इंटू 1 लिख सकते हैं ना ऐसे फर्स्ट टर्म में। तो 1/1 - 2t, इसका करस्पॉन्डिंग AR कितना होगा, Z पावर R यानी कि 2 की पावर R होगा। लिखा? यस सर। ये मैंने एरो भी बना दिया है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? -4 तो है ही है, और 1/1 - 2t, 1/1 - ZT से कंपेयर किया, Z की वैल्यू हो गई 2, और 1/1 - ZT की करस्पॉन्डेंस AR होता है Z पावर R, यानी कि Z की वैल्यू 2 है तो 2 पावर R हो गया। -4 तो था ही उसमें मल्टीप्लीकेशन में। बोलिए, समझ में आ गया ये? यस हेलो? यस सर। हाँ। इसी तरह से यस सर। 1/1 - 5t की करस्पॉन्डेंस AR कितना होगा, -5 पावर आर सर। माइनस तो था ही पहले से यस इसमें सर। ना, तो 5 पावर वही R सर। होगा कि 5 पावर R। ये मैंने सेकंड टर्म GT का जो सेकंड टर्म है उसकी करस्पॉन्डेंस AR लिख दिया 5 पावर R। तो यही हमारा आंसर हो गया, दिखाई दे गया। AR इक्वल टू -4 इंटू 2 पावर R -5 पावर R, ये आ गया सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन कब वैलिड है, व्हेन R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि ये कंडीशन तो शुरू से ही लग रही है। सर हाँ जी। सर हमने जब पार्शियल फ्रैक्शन किया है तो सर 1 - 60 से सर इसको मतलब इक्वेट किया है जी 3 से नहीं सर। किया यहाँ है, तो पे 3 इसी ये वजह से सर, मैंने मल्टीप्लाई में लगा दिया। ये सर ये कह रहे थे कि 3 सर वहाँ पे हमने नहीं रखा, तो सर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तुम सर? मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, तुम्हें ये बात पूछनी चाहिए। आप खुद ही सोचो, 3 मैंने नहीं रखा तो 3 मैंने बाद में मल्टीप्लाई भी तो कर दिया। अगर मैं ये 3 रख लेता तो 3 बाद में मल्टीप्लाई भी नहीं करता, बात वही होगी। तो ये जो चीजें तो क्वेरी छोटी छोटी रहती ना, इनको खुद करके देखा करो ना। ये तुम्हारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम आज तक कभी फेस नहीं की तुमने, तो बहुत छोटी चीज यस है ना, इसको करके देखना है ना। अब आप क्या करना है, जब मेरा लेक्चर खत्म हो जाए तो ये 3 इसमें शामिल कर लेना आप, मैंने तो छोड़ दिया है। अब आप देखना कि जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या वही एक्सप्रेशन मिल रहा है जीटी का जो हमारा आया है। यस
तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आ बात जाएगा सेम ही कि होगी। हाँ, हाँ बात सेम ही होगी। जो लोग करके देख चुके हैं वो कह सकते हैं ये वाली बात, जो करके नहीं देखा है तो वो तो कंफ्यूजन की स्थिति में रहेगा। सर चलिए मैंने तो ये करा आंसर भी। हो गया। हाँ करके देख लेना। चलिए तो ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गया। बस यही मेथड है और कुछ है ही नहीं इसमें। जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं बड़े आराम से सभी क्वेश्चंस के। बोलो हटा यस दूं ये? यस सर। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप करके देख लेना। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, हालांकि क्वेश्चन सारे एक जैसे ही हैं, इनमें कुछ अंतर नहीं है। सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन दो बार लिख दो। solve the recurrence relation AR plus 2 minus 2AR plus 1 plus AR equal to 2 power R। अब देखिए क्वेश्चन में अक्सर वो लिखता है यहाँ पर बाय यूजिंग मेथड ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो फिर आपकी चॉइस है, आप चाहे तो जनरल मेथड से कर दीजिए। जनरल मेथड मतलब वही होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस वाला, बाय यस सर। यूजिंग मेथड ऑफ generating function। जनरेटिंग फंक्शन, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेंथी करूंगा ना आज लेक्चर को। फंक्शन विद इनिशियल कंडीशन या विद कंडीशंस a0 इक्वल टू 2 एंड a1 इक्वल टू 1। फुल स्टॉप। दिख गया ये क्वेश्चन सबको? यस सर। तो इस एक्स फंक्शन को आप उतार लीजिए, ए आर प्लस 2 माइनस 2 ए आर प्लस 1 प्लस ए आर इक्वल टू 2 पावर आर। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन में आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर जरा बताइए। सर ग्रेटर देन 2। ध्यान से देखिए, आर की सर आर को कंपेयर करिए, मिनिमम कौन सा आर है? तो आर क्या है जीरो हो मिनिमम? सकता है जी, आर मिनिमम कितना है? आर प्लस 2 आर प्लस 1 और आर में आर ही आर तो है मिनिमम सर, है। जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू आर है तो इन्फिनिटी, हाँ, तो आर डिफाइन होगा आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जीरो। यस सर। देख गया सबको? यस सर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टी पावर आर का दोनों साइड में और समीशन ले लेंगे। मल्टीप्लाई बाय टी पावर आर इन फर्स्ट, देन टेक समेशन फ्रॉम आर इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, दिख गया? तो अब देखिए समीशन, अब जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें ए आर प्लस 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए टी पावर आर का और समीशन ले लीजिए आर की वैल्यू 0 से इंफिनिटी। अब यहाँ 0 से चलेगी वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो डिफाइन किया मैंने आर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इज दैट क्लियर? यस यस सर। फर्स्ट जी। सेकंड टर्म 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। समीशन आर की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी ए आर प्लस 1 इंटू टी पावर आर। इसी तरह से थर्ड टर्म प्लस समीशन आर की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी ए आर इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में 2 पावर आर है तो यहां पर भी समीशन आर की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी 2 पावर आर इंटू टी पावर आर। दिख गया? यस तो बस अब जल्दी से है यस ना, सर। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो वही एक्सपेंड करके निकालेंगे। जीटी एक्सपेंशन क्या रखेंगे, आर इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टर्म में, तो जीरो। ए2 टी पावर 0 1 होता है। फिर आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो ए3 टी पावर 1, फिर आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो ए4 टी पावर 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी माइनस सेकंड टर्म। अब तो हमें प्रैक्टिस है इसलिए जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। आर की वैल्यू 0, सेकंड टर्म में a1 प्लस टी पावर 0 1, हाँ तो a2 टी पावर 1
प्लस a3 t पावर 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। थर्ड टर्म में तो दिखाई दे रहा है ये gt है ही, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, gt दिखाई दे रहा है थर्ड टर्म। यस सर, यस सर, यस सर जी। अच्छा, अब राइट हैंड साइड पे बताइए मुझे, ये जो समीशन r की वैल्यू 0 से इंफिनिटी 2 पावर r t पावर r है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको gt में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा? ये gt में कन्वर्ट नहीं होगा राइट हैंड साइड वाला, ये हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं समीशन r की वैल्यू 0 से इंफिनिटी इंटू 2 t पावर r होल पावर r, दोनों टर्म को एक साथ, क्योंकि दोनों की पावर r है तो 2t होल पावर r हो गया। यस सर। अच्छा, ये एक जीपी है राइट हैंड साइड में जो दिख रही है, ये एक जीपी है, ध्यान से देखिए, r इक्वल Yes, sir. समीशन r इक्वल टू, तो जीपी का सम इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म तो 1 ही रहेगा क्योंकि r की वैल्यू 0 रखने में 2t पावर 0 1, और 1 अपॉन 1 अपॉन माइनस 1 कॉमन माइनस रेशियो, कॉमन रेशियो 2t Minus होगा, 2t. तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2t आ गया। तो अब आप इसे कर लोगे जीटी निकाल कर और इनिशियल कंडीशन पुट करके, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस निकालना है ए आर, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। कर लोगे अब इसे, क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट टॉपिक कराना है इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। Yes, sir. हो यस जाएगा. सर, हम ट्राई करेंगे। ट्राई करने के, आपको डिफिकल्टी तो कल मुझसे डिस्कस कर लेना। तो ये तो हमारा जो है ये रिकरेंस रिलेशन और जनरेटिंग फंक्शन जो चैप्टर था वो फिनिश हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, काउंटिंग टेक्निक्स। हटा दूं इसे, यस सर। लिख देता हूं डू योरसेल्फ। दिख गया सबको, हटा दूं? यस तो नेक्स्ट आते हैं काउंटिंग टेक्निक। काउंटिंग टेक्निक में देखिए, जिससे हम किसी भी, जिससे दो टेक्निक होती है इसमें, एक तो होती है विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हम जो काउंट करते हैं चीजों को विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन, या परम्यूटेशन पहले लिख लो क्योंकि परम्यूटेशन हम पहले बताते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये तो आपने सुना ही है सब लोगों ने, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और एक बार मैंने, याद भी है मुझे, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, याद है आसिफ? हेलो हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। Yes, तो sir. ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक बार डिस्कस भी कर चुका हूं आप लोगों से, चलिए मैं दोबारा करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है पिजन होल प्रिंसिपल, पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मेरे पास पिजन है, एक जो पिजन होल होता है ना, पिजन होल मतलब जिनमें हम पिजन को रखते हैं, अगर पिजन जो है ज्यादा है पिजन होल से, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि कम से कम एक पिजन होल में एटलीस्ट दो पिजन होंगे। ये प्रिंसिपल कहता है, इस प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं काउंटिंग टेक्निक में। बात समझ में आ गई? ये तो बट ओबियस सी बात है कि जब हमारे यस पास सर। नंबर ऑफ पिजन पिजन होल से ज्यादा होंगे, तो कम से कम एक पिजन ऐसा जरूर होगा जिसमें कम से कम दो, या कम से कम दो तो पिजन होंगे ही होंगे उसमें। बोलिए, ये बात सही है या नहीं है? सही है सर, यस सर। हाँ, तो वैसे ही ये तो दिख रही है बात सही है। इस प्रिंसिपल को क्या समझाएंगे, ये तो अपने आप में समझाया प्रिंसिपल है। चलिए, तो सबसे पहले मैं काउंटिंग टेक्निक में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे आता हूँ। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब परम्यूटेशन हम लगाते हैं, तो जो सिलेक्शन करते हैं हम थिंग्स, जो आइटम्स हमें दे रखे हैं, एक तो जो आइटम जो है रिपीटेड नहीं होंगे, एक तो ध्यान रखना, कोई भी आइटम यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में रिपीटेशन नहीं हो किसी भी आइटम का, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होंगे, ठीक है।
पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि परमिटेशन कॉम्बिनेशन में अंतर ये है कि परमिटेशन में तो हम ऑर्डर का ध्यान रखते हैं, जब सिलेक्शन करते हैं तो ऑर्डर हम उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर को हम जैसे मान लीजिए मुझे 0 से लेकर 9 डिजिट दे रखे हैं। अब 9 डिजिट्स में से लेकर 9 सॉरी 10 डिजिट 10 डिजिट का ही नंबर बनाना है, तो पहले प्लेस पर या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या फिर इसी तरीके से 9 आ सकता है। अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे 1 रखने की बजाय 2 रख देता हूं तो नंबर बदल जाएगा अरेंजमेंट, यानी कि यहां पर मैं ऑर्डर पे ध्यान दे रहा हूं, बदलते ही जो है नंबर बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, 1 2 3 है, एक नंबर है, फर्स्ट प्लेस पर 1 है, सेकंड प्लेस पर 2 है, थर्ड प्लेस पर 3 है। अगर मैं लिखता हूं 1, पहले मैं लिख देता हूं 2, फिर 1 लिख देता हूं, फिर 3 लिख देता हूं, मैंने डिजिट तो वही 3 यूज किए, लेकिन नंबर बदल गया, पहले 123 था, अब 213 हो गया। तो यहां पर मैं जो काउंटिंग कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन कर रहा हूं, इस एग्जांपल से ये पता चल रहा है। यदि मैं काउंटिंग इस तरीके से करूं कि मैं ऑर्डर पे ध्यान नहीं दूं, जैसे मेरे पास मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं और मैं एक कमेटी बनाना चाहता हूं, इन 5 स्टूडेंट्स में से कोई 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करके कोई कमेटी बनाना चाहता हूं, तो यहाँ पे 5 में से कोई 2 स्टूडेंट मैं ले सकता हूं। यहाँ पर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से मतलब ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है कि पहले नंबर पे कौन लूं, दूसरे नंबर पे कौन लूं, 5 में से कोई 2 स्टूडेंट ले सकता हूं सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है मुझे। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। तो इस तरीके से हम पहले चॉइस करते हैं या चूज करते हैं, या हम देखते हैं कि प्रॉब्लम हमारी परम्यूटेशन पर बेस्ड है या कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। तो पहले हम इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन तो मैंने समझा दी, सिंबल्स फॉर्मूले क्या है वो भी आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं लिखता हूँ और फर्स्ट प्रिंसिपल बताता हूँ कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है ऑफ काउंटिंग। तो पहले देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, दिखाइए सबको हेडिंग। यस सर। मान लीजिए कोई एक इवेंट है, वो आर डिफरेंट तरीके से हो सकता है। सपोज एन इवेंट, कोई भी इवेंट, काउंटिंग, जो भी कुछ कर रहे हैं हम, कमेटी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नंबर बना रहे हैं, सपोज एन इवेंट कैन अकर in are different ways, कितनी तरीके से वो हो सकता है, या स्टेप्स, स्टेप भी कह सकते हैं, वेज। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 कैन अकर, स्टेप 1 कैन अकर इन n1 वेज। मान लीजिए वो n1 तरीके से हो सकता है, या आप अपनी सुविधा के लिए वेज हटा ही दो, क्योंकि आप हो सकता है कि इसको कहने लगे, चलिए मैंने वेज हटा दिया ऊपर से। तो सपोज एन इवेंट कैन अकर इन 8 डिफरेंट स्टेप्स, 8 डिफरेंट स्टेप में वो हो सकता है, स्टेप्स लिख दिया। तो स्टेप 1 कैन अकर इन n1 वेज, लेट कर लिया ये, ठीक है। स्टेप 2 कैन अकर इन n2 वेज, इसी तरह से स्टेप 3 कैन अकर, हमें मालूम है ये वैल्यू n1 n2 n3 की, इन n3 वेज। इसी तरीके से मैं चलता जाऊंगा, 8 डिफरेंट स्टेप में हो सकता हूँ, मैं आर वाले डिफरेंट स्टेप में पहुंच रहा हूँ, स्टेप आर लास्ट में ये हो सकता है, मान लीजिए एन आर वेज में। दिख गया ये सबको? यस सर। देन अब मैं काउंट कर रहा हूं, देन द टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल इवेंट्स
that can occur is equal to होगा n1 multiply by n2 multiply by n3 multiply by dot and multiply by nr। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं ये। दिस इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल वेज, टोटल Yes. पॉसिबल वेज। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी को फॉर्मूले को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक सेकंड प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वो बाद में बताऊंगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल काउंटिंग में हम अगर वो जो तरीके हैं, जो स्टेप्स हैं, जो बेस हैं, वो हमारे इंडिपेंडेंट है तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान रखना इंडिपेंडेंट होने चाहिए वो बेस, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐड करते हैं। तो दो ही हमारे प्रिंसिपल हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन का है, दूसरा एडिशन का है। समझ में आ गई बात? सर किसमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए सर, एक बार और सर? किसमें? सर आपने कुछ बताया ना सर, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ, ये वेज जो स्टेप्स है वो इंडिपेंडेंट, मतलब स्टेप 1 कैन अकर इन n1 वेज, स्टेप 2 कैन अकर इन n2 वेज। दिस n1 n2 मस्ट बी इंडिपेंडेंट, मतलब ये तरीके जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट हो। अभी देखिए क्वेश्चन कराएंगे उसमें क्लियर होगी ये बात और अच्छी तरीके। हालांकि ये आपको पहले भी चीजें बताई गई होंगी 12th में 11th में। चलिए नोट कर लिया सबने ये? Yes. तो मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूं ना, इसलिए पूछ रहा हूं। तो एक क्वेश्चन से समझाते हैं, ये वाली बात आप लोग पूछ भी रहे हो। अ पर्सन has to arrange 5 books on a shelf। एक सेल्फ है उसके पास, उसमें वो 5 बुक हैं उसके पास, उसको वो अरेंज करना चाहता है उसमें। फुल स्टॉप। इन हाउ मेनी वेज can he do so? क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। सॉरी, हाँ, सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन दिख गया सबको? Yes. A person has to arrange 5 books। एक तो ये 5 बुक डिफरेंट होंगी, है ना, कोई 2 बुक एक जैसी नहीं होंगी, ये हमें मान के मैं अभी बताया था ना कि जो हमारे अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होनी चाहिए सारे के सारे, इसलिए उसने वहां डिफरेंट वर्ड यूज किया था। A person has to arrange 5 books on a shelf in how many ways he can do। अब देखिए 5 बुक को वो अरेंज कर सकता है। अगर हम फंडामेंटल टेक्निक्स को सॉल्व करना चाहे तो कैसे करेंगे? तो टोटल पॉसिबल बेस कैसे करेंगे, मैं लिख रहा हूं। दिख गया ये सबको? Yes sir. हमें ये पूछा गया टोटल पॉसिबल वेज कितने तरीके हो सकते हैं कि वो 5 बुक को किसी सेल्फ में अरेंज कर ले। तो पहली जो बुक है सेल्फ में मुझे रखना है, सेल्फ में एक ही मतलब एक ही सेल्फ है उसके पास, उसी सेल्फ में रखना है, सेम सेल्फ में, अलग अलग सेल्फ नहीं है उसके पास। क्वेश्चन से साफ पता चल रहा है। तो पहली जो बुक है वो 5 तरीके से रख सकता है उस सेल्फ में, या तो पहली रखे या दूसरी रखे या तीसरी रखे या चौथी रखे या 5वीं रखे। 5 Yes में sir. कोई एक बुक सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो 5, यानी कि 5 तरीके से वो रख सकता है। अब एक उसने रख दी तो 4 बच गई उसके पास। अब 4 बुक में से वो दूसरी बुक रखेगा तो 4 में से कोई एक सिलेक्शन चूज करने का कितने वेज हो गए? 4 तरीके हो गए उसके पास। Yes sir. 4 में से कोई एक, जब दूसरी रख दी तो अब 3 रह गई, 3 में से कोई एक बुक रख सकता है 3 तरीके से, फिर 2 रह गई, 2 में से कोई एक बुक 2 तरीके से, और लास्ट की जो बची 5वीं बुक वो तो केवल एक ही तरीके से, क्योंकि बुक ही एक ही है। अब फंडामेंटल टेक्निक कहती है क्योंकि
पहली वाली बुक 5 तरीके से, दूसरी वाली 4 तरीके से, तीसरी वाली 3 तरीके से, चौथी वाली 2 तरीके से, पांचवी वाली 1 तरीके से। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे इनको आपस में। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यही हमने फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल लगा दिया काउंटिंग टेक्निक्स का। दिख गया सबको? यस। और यही हम फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल का नोटेशन आप जानते हो, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 को ये Yes, sir. फैक्टोरियल 5 बोलते हैं। और इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 3 2 1 को, तो ये 120 आएगा। यानी कि वो 5 बुक को किसी सेल्फ में 120 तरीके से अरेंज कर सकता है या रख सकता है। बोलिए, अभी किसी ने पूछा था कि सर ये इंडिपेंडेंट कैसे पहचानेंगे, अब समझ में आ गया इंडिपेंडेंट का मतलब? यस। यस सर। चलिए, तो बस बहुत ही आसान चीज है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है इसमें फिर हंसते चले जाएंगे, हमारे पास टाइम कम है। चलिए, तो नेक्स्ट आती है बात परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन का मतलब मैंने बता दिया कि जब हम अरेंजमेंट या पॉसिबल बेस निकालते हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि ऑर्डर क्या है उसका। काउंटिंग टेक्निक में ऑर्डर को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो जैसे मेरे मान लीजिए, सपोज वी हैव n डिफरेंट आइटम्स, मेरे पास n डिफरेंट आइटम्स है। अब उन n डिफरेंट आइटम में से मैं r जो आइटम्स हैं उसको लेके टोटल पॉसिबल बेस या टोटल अरेंजमेंट कितने बना सकता हूं, ये मुझसे पूछा गया है। सपोज वी हैव n डिफरेंट आइटम्स एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल number of possible base including order मुझे ध्यान रखना है उनका। इंक्लूडिंग ऑर्डर इक्वल टू होता है, we have to find the total number of possible base including order। एक चीज और नोट कर लीजिए, we have to find the total number of ways including order taking r out of n items। अब चूंकि यहां पर r मैंने आइटम लिए आउट ऑफ n आइटम्स, यानी कि जो r की वैल्यू है वो लेसर है n से और इक्वल भी हो सकती है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इज इक्वल टू। दिख गया ये सबको? Suppose we have n different items and we have to find the total number of possible ways including order taking r out of n items is equal to होता है npr। लिखा ये? यस सर। और npr इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये फॉर्मूला, हाँ ये याद रखना, ये फॉर्मूला है। बोलिए, npr का p में है ना परम्यूटेशन का p ले लिया, वो p लिख दिया मैंने npr। ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस। फैक्टोरियल में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस ये ध्यान रखना है फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, ये तो पता ही होगा आपको। बोलिए, अब ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो एक्चुअली परम्यूटेशन का ही था। जो ऊपर वाला न्यूमेरिकल था वो परम्यूटेशन का ही था। कैसे? 5 बुक में से 5 बुक चूज करने के कितने तरीके हो गए? सेकंड मेथड ऊपर वाले क्वेश्चन के देखिए जरा। मेरे पास 5 बुक थी और 5 में 5 को ही अरेंज करना था। तो अब ये नीचे जो परम्यूटेशन में मैंने जो फॉर्मूला बताया है एनपीआर, ये कह रहे हैं कि मेरे पास टोटल आइटम n है, उनमें से मैंने r आइटम ले लिया और उनको अरेंज करना है, तो उसको कहते हैं एनपीआर। तो यहां पर मैं 5 ऊपर वाले क्वेश्चन में 5p5 लिखूंगा, 5 में से 5 ही मुझे लेकर अरेंज करना था। बोलो
यस तो हम इसको फॉर्मूले से n फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 लिखेंगे नीचे। यस ऊपर वाले क्वेश्चन का ये सेकंड मेथड में करा रहा हूं। तो फैक्टोरियल 5 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 5 माइनस 5, 5 में से 5 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 0 आ गया नीचे डिनोमिनेटर में। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू अभी मैंने बताई 1 होती है, तो ये फैक्टोरियल 5 120 नहीं आ गया, वही तो चीज आ गई। यस बोलिए, समझ में आई बात? यस हेलो, है ना? क्लियर हो गई ना ये बात आप सब लोगों को? तो चलिए, तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा इसको हटा दूं मैं स्लाइड को, ये यस सर। यस एक सर क्वेश्चन दे रहा हूं, हाँ जरा ये क्वेश्चन करके दिखाइएगा। A 5-person committee, a 5 persons है मेरे पास कमेटी having members, अब नाम दे रखे हैं having members, मान लीजिए अंकित, कॉमा अर्जुन, कॉमा सोनू, कॉमा मोनू एंड नोनू, कोई भी नाम ले लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। is to select a president, comma vice president, vice president and secretary, ठीक है, फुल स्टॉप। अब पूछा गया है फर्स्ट वाले पार्ट में, फाइंड हाउ मेनी सिलेक्शंस exclude नॉनू। क्वेश्चन बी वाले पार्ट में पूछा गया है how many selections include Sonu and Monu, चलिए अभी इतना ही ले लेते हैं ना, दो ही पार्ट ले लेते हैं। दिख गया ये क्वेश्चन सबको? यस सर यस चलिए, तो मेरे पास 5 लोग हैं, 5 लोगों के नाम दे रखे हैं, अंकित, अर्जुन, सोनू, मोनू एंड नोनू, और इनमें से मुझे एक को प्रेसिडेंट बनाना है, एक को वाइस प्रेसिडेंट बनाना है और एक को सेक्रेटरी बनाना है। अब पहले वाले पार्ट में वो कह रहा है कि हाउ मेनी सिलेक्शंस एक्सक्लूड नोनू। नोनू को तो रखना ही नहीं है हमें, एक्सक्लूड का मतलब है नोनू को हमें नहीं रखना है उस कमेटी में, ठीक है, लेकिन 5 मेंबर है मेरे पास। तो आप मुझे बता सकते हो कि प्रेसिडेंट बनने के, वाइस प्रेसिडेंट बनने के, सेक्रेटरी बनने के कितने तरीके हो सकते हैं? भाई 3 लोग ही तो, जी 3 ही लोग तो बनाने हैं मुझे 5 में से, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। बोलिए यस सर। हाँ या ना का जवाब देते जाइए मुझे। यस सर यस सर चलिए, तो नोनू तो मुझे रखना ही नहीं है, ये तो पहले ही क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है। तो अब मेरे पास 4 रह गए, 4 में से 3 चूज करनी है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट बनेगा, एक वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, एक सेक्रेटरी, यानी कि 3 लोग, यानी कि 4 में से मुझे 3 लोग चूज करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज एक्सक्लूड नोनू, ये क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो अब मेरे पास 4 में से 3 चूज करने हैं, तो मैं 4 में से कोई एक प्रेसिडेंट के लिए चूज कर सकता हूं, तो उसके कुल कितने तरीके हुए? 4 तरीके। यस सर अब जब मैंने प्रेसिडेंट चूज कर लिया, तो अब मेरे पास 3 लोग रह गए, 3 में से मुझे कोई एक
वाइस प्रेसिडेंट के लिए चूज करना है तो उसके तरीके हो गए 3। 3। और जब मेरे पास मैंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चूज कर लिया तो मेरे पास अब केवल सेक्रेटरी के लिए रह गया और मेरे पास 2 लोग बचे। अब 4 में से 2 ही तो लोग बचे, 2 तो बन गए। यस अब सर। एक चाहिए मुझे, 2 में से एक आदमी चाहिए सेक्रेटरी के लिए। तो सेक्रेटरी चूज करने की कुल कितने तरीके हो गए मेरे पास? 2 में से 2। एक चूज करने, 2 ही तो हुए। यस। और ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बनने के तरीके इंडिपेंडेंट है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से ये मल्टीप्लाई हो गए आपस में। बोलिए। 24। तो ये हमारा आंसर आ गया 4 × 12 दूनी 24। ठीक है। यस सर। और इसको हम 4 5 नहीं 4p क्या लिख सकते हैं? 3 4p3 सर। 4p3 भी तो हुआ ये। 4 में से 3 सेलेक्ट करने हैं मुझे कोई बंदे, नॉनू मैंने हटा दिया तो 4p3 तरीके हो गए, जो कि आप सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 - 3 इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1, और ये फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 का मतलब मैंने 1 ही बता दिया था। फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 3 2 1, यानी कि ये 24 तरीके आ गए। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर। समझ में आ गया ये सबको? बी वाला पार्ट बता दो मुझे। हाउ मेनी सिलेक्शंस इंक्लूडिंग सोनू एंड मोनू? सोनू और मोनू को तो हमेशा ही रखना है। पोस्ट हम कोई सी भी दे सकते हैं, सोनू को मोनू को, लेकिन इनको तो लेना ही लेना है। तो हम कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को, सेकंड वाले पार्ट को, बी वाले पार्ट को? कौन बताएगा? नाम बता देना जो भी बताए मुझे। आसिफ तुम बताओगे? हेलो संचित? हाँ आसिफ, अगर तुम जानते हो तो बताओ फिर मुझे फटाफट से। सर पहले सर सोनू और मोनू को इंक्लूड करना है सर। वो तो इंक्लूड ही है, हाँ। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज वो हो इन जाएगा विच 18 हो जाएंगे सर। एक मिनट में लिख लूं फिर बोलना। इन विच सोनू एंड मोनू इंक्लूडेड, ये तो इंक्लूडेड है ही। अब बताओ क्या है, अब बोलो। सर जब हम सोनू को मतलब सिलेक्ट करेंगे तो उसको 3 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं सर। सोनू तो सिलेक्टेड है पहले इससे बेटा, सोनू और मोनू दोनों ही सिलेक्टेड है। देखिए 5 लोग हैं, सोनू मोनू हमेशा ही सिलेक्टेड है, तो 3 लोग रह गए। अब 3 में से चॉइस करनी है हमें। सोनू मोनू तो सिलेक्टेड हो ही गए, ठीक है। तो फिर सोनू मोनू सिलेक्ट करने के बाद सर हमारे पास तो 3 ही बंदे 3 बचे हैं लोग सर। रह जाएंगे, 3 3 लोग रह जाएंगे। तो बताओ सर 18 होगा फिर तो। कितना होगा? 18 सर। कैसे? सर जब पहले हम सोनू या मोनू को सर सिलेक्ट करेंगे, पहले सर पहले तो या सोनू को करना होगा या मोनू को सर, क्योंकि सर उसको या तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी बना सकते हैं एक को। ठीक है। तो जैसे सर हमने सोनू को इसमें से कोई एक बना लिया तो फिर वहां से 2 ही रास्ते बचते हैं हमें सोनू को सिलेक्ट करने के लिए। तो 3 × 2 हो गया सर। सर उसके बाद ठीक है, तो बोलते जब जाओ। हाँ सर जब सोनू और मोनू को भी हमने सिलेक्ट कर लिया तो फिर सर पोस्ट तो रिमेन 3 ही हो गए 3 बंदों जी, के लिए। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मैंने आगे सोनू और मोनू को तो सेलेक्ट करनी है और पोस्ट भी देनी है, प्रेसिडेंट की या वाइस प्रेसिडेंट की, सेक्रेटरी की पोस्ट कोई सी भी दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास जो सोनू और मोनू है इनको तो सेलेक्ट करनी है, 5 में से 3 लोग रह गए। अब 3 में से मुझे क्या करना है? अगर मैं मोनू को सेलेक्ट करता हूं, मतलब वी हैव टू 3 ways टू असाइन एनी पोस्ट टू सोनू। हमारे पास जो पोस्ट है वो तो 3 ही है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की। तो सोनू को मैं या यस तो सर। प्रेसिडेंट बना सकता हूँ या वाइस प्रेसिडेंट बना सकता हूँ या सेक्रेटरी बना सकता हूँ। तो सोनू को इन तीनों में से कोई एक पोस्ट देने के तरीके हो गए मेरे पास 3। बोलिए।
यस सर। हाँ, जब मैंने सोनू को बना दिया, कोई एक पोस्ट दे दी तो 3 तरीके लगे। अब मोनू की बारी आई, मान लीजिए, तो मोनू, अब पोस्ट कितनी बची? 2 बची। मोनू को मैं 2 में से कोई एक पोस्ट दे सकता हूँ, तो उसका तरीका हो गया 2। और ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है उनको पोस्ट देने के, तो 3 into 2 मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब सेक्रेटरी, मान लीजिए एक तीसरी पोस्ट बची, 2 तो मैंने असाइन कर दी सोनू मोनू को, तो इंक्लूड कर दिया। अब जो एक पोस्ट बची और बाकी लोग मेंबर कितने रह गए? 3 मेंबर रह गए ना। तो 3 में से किसी को भी मैं, मान लीजिए मैंने सोनू मोनू को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बना दिया सपोज कीजिए, और सेक्रेटरी अब रह गया, तो 3 में से किसी एक को मैं सेक्रेटरी बना दूंगा, तो उसके कुल कितने तरीके हो गए? 3। तो मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, तो ये हो गया 18 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें इसको क्वेश्चंस को लगाइए। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करना, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं कल इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा के खत्म कर दूंगा। कल हमें करनी है सब लोगों को क्लास ज्वाइन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। एक्सरसाइज लगाइएगा इसकी। थैंक यू। इसको हटा दूं मैं? यस सर। और किसी को कुछ कहना है? नो। चलिए तो फिर लीव करते हैं।